स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टमक को। स्टमक की एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिवर के ऊपर आएंगे। बच्चों स्टमक, अच्छा देखने में स्टमक की शेप कैसे लग रही है? बीन। और कोई ऐसा लगता है जैसे कोई जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा अब जी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टमक। देख कर मुझे बताओ स्टमक के ऊपर आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? एसोफेगस। और स्टमक के इंफीरियर दैट विल बी दी ड्यूडेनम। सुपीरियर, स्टमक के सुपीरियर यू हैव दी एसोफेगस एंड द इंफीरियर यू हैव दी ड्यूडेनम। अच्छा इसका मतलब एसोफेगस आपकी कम्युनिकेट कर रही है स्टमक के साथ, ठीक है, और स्टमक कम्युनिकेट कर रहा है आगे जाके ड्यूडेनम के साथ। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है या लार्ज का? स्मॉल का। अच्छा अगर ये दो स्ट्रक्चर्स एसोफेगस और स्टमक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में भाई कहीं ना कहीं कोई स्फिंक्टर आ रहा हो, यानी कि स्मूथ मसल्स के रिंग आ रहे हों जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये जी ओरिफाइज, ये जो सुराख है वो क्लोज हो जाए और आपका स्टमक का कंटेंट वापस में एसोफेगस में ना आ जाए। सिमिलरली आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा बिटवीन दी स्टमक एंड दी ड्यूडेनम एज वेल, ठीक है। अच्छा इसको आपको कर्व्स नज़र आ रहे हैं स्टमक में, ठीक है। अच्छा कुछ कर्वेचर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन स्टमक का एक आपको सेंट्रल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जो काफ़ी लग रहा है बड़ा है, ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, दैट विल बी दी बॉडी, ठीक है। तो आपको पहले से रफ आइडिया है स्टमक के बारे में। जो मेन चीज़ हम लोगों ने इधर पढ़नी है वो है इसकी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। बहरहाल जी जो एक जनरल स्ट्रक्चर है स्टमक का, कि स्टमक है, स्टमक वर्ड इज़ फ्रॉम द ग्रीक, लेटिन से भी आया, ठीक है। ग्रीक में क्या वर्ड था? दैट वाज गेस्टर। लेटिन में इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेंटर। गेस्टर और वेंटर दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम, दैट इज़ दी बेली, ठीक है। जब भी हम लोग वर्ड गैस्ट्रिक यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट आर रिलेटेड टू दी स्टमक। जब मैं वर्ड एपीगैस्ट्रिक यूज़ करूँगी दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू दी स्टमक, ठीक है। तो भी आपके पास गैस्ट्रिक आ गया है, भी वर्ड इज़ रिलेटेड टू द स्टमक। अब जी देखने में आपको पता भी चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ अ मस्कुलर बैग, ठीक है। वाइडेस्ट है, वाइडेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और साथ ही साथ डिस्टेंटेबल भी है, डिस्टेंट हो जाता है, खाना खाया, ठीक है, एक्सपैंड कर गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये तो आपकी बॉडी के मस्कुलर टोन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब जी ये आपका कनेक्टेड है, स्टमक इज़ कनेक्टेड लोअर एंड पे, दिस इज़ कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम, फ्रॉम द अपर एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू दी एसोफेगस, ठीक है। क्या मैं कह दूँ दिस इज़ एक्टिंग एज अ रेजर्वा फॉर दी फूड, यहाँ पर आपकी फूड स्टोर हो रही है, फिर यहाँ पर फूड की क्या डाइजेशन होगी, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, यहाँ पर डाइजेशन भी होगी। अब जी आपके स्टमक की लोकेशन क्या है? बेसिकली आपका बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं पड़ा हुआ स्टमक, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ठीक है, यानी कि ओब्लीक पोजीशन में पड़ा है। अब मुझे बताओ क्या आपका रफ आइडिया है कि स्टमक आपकी बॉडी में राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे? दैट इज़ ऑन दी लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी ओब्लीक पोजीशन में पड़ा है, ठीक है, इन दी अपर एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ दी एब्डोमेन, ठीक है, दिस इज़ ऑक्यूपाइंग। अच्छा जी अब हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली मैं प्रिसाइज लोकेशन देखना चाहूँ स्टमक की कि कहाँ पर है, तो इसके लिए मैंने अपने एब्डोमिनल रीजन को, एब्डोमन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। अब जी वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, देखो वो 9 रीजन्स के नाम कौन कौन से हैं। सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्डोमिनल रीजन्स, 9 एब्डोमिनल रीजन्स, ओके। राइट से स्टार्ट करो। राइट में सबसे पहले क्या आ रहा है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपो का क्या मतलब होता है? मीन्स बिलो, मीन्स कम, बिलो, लो। कॉन्ड्रिक हो सकता है कि कार्टिलेजिस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखो मेरा जो रिब्स हैं, मेरी रिब नंबर 11 और 12 थी फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना, फ्लोटिंग रिब्स थी। बच्चों मेरे पास जो 11 और 12 रिब्स थी दैट वर दी फ्लोटिंग रिब्स। इसके अलावा कौन सी रिब्स मेरे पास ऊपर रहेगी?
11-12 होगी, 11-12 से ऊपर क्या आ रहा है, 10, 9 और 8। अच्छा, डायरेक्टली इनमें से स्टर्नम के साथ मेरी कौन सी रिब अटैच है? कोई भी नहीं अटैच है। कौन से अटैच है फिर? 7, 8, 9, 10, फिर डायरेक्टली मेरी कौन सी रिब है जो स्टर्नम के साथ अटैच है और बकाया उसके साथ अटैच है? 7th स्टर्नम के साथ अटैच है, 8th फिर 7th के साथ अटैच है, 9th फिर 10th कहाँ गई? 9th के साथ अटैच है। अच्छा, अब देखो ऐसा लग रहा है कि नीचे आते आते एक मार्जिन बनता जा रहा है, ठीक है। इस मार्जिन को मैंने कह दिया दिस इज द कोस्टल मार्जिन, ठीक है। जब मैं बात करूं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की, बिलो दी कोस्टल मार्जिन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो राइट साइड पे मेरे पास एब्डोमेन का रीजन आ जाएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और दोनों के सेंटर में कौन सा रीजन आ गया? एपीगैस्ट्रिक रीजन। मैंने कहा था ना एपीगैस्ट्रिक, इट इज़ रिलेटेड टू दी स्टमक। यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, यहाँ पे स्टमक पड़ा है, अब भी मेरा स्टमक स्ट्रेट नहीं पड़ा, दैट इज ओब्लीक। अगर ओब्लीक है और लेफ्ट साइड पे है, क्या ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक चला जाएगा? ठीक है। अच्छा जी, अब इन रीजन्स के बाद नीचे और कौन से रीजन्स आ रहे हैं? राइट लंबर रीजन, देन इन द सेंटर यू हैव द अम्बिलिकल रीजन, देन यू हैव द लेफ्ट लंबर रीजन। देखो राइट साइड पे भी लंबर रीजन आ गया, लेफ्ट साइड पे भी लंबर रीजन आ गया, और दरमियान में अम्बिलिकल रीजन आ गया, ठीक है। ऊपर भी राइट साइड पे भी आपके पास था हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड पे भी था हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और सेंटर में क्या आ गया था? एपीगैस्ट्रिक रीजन। अब बच्चों आपका स्टमक बेसिकली पड़ा कहाँ पर है? अच्छा, पहले और दूसरे 3 रीजन्स की बात कर लेते हैं। देन यू हैव द राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, राइट और लेफ्ट इलियक रीजन के दरमियान आपके पास क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपो बिलो दी गैस्ट्रिक। कोई रीजन ऐसा है, ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक के नीचे वाला कोई रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो भी मुझे पता चल रहा है ये पढ़ने से कि मेरा जो स्टमक है दैट इज आल्सो इन दी अम्बिलिकल रीजन। ऐसे ही है ना, क्योंकि वर्ड आ गया ना रीजन का, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, बिलो दी गैस्ट्रिक, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों मैं जब एब्डोमिनल 9 रीजन्स को देखती हूँ तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे ये जो स्टमक है दैट इज़ बेसिकली प्लेस्ड इन दी 3 रीजन्स ऑफ दी एब्डोमेन। फर्स्ट रीजन इज दी एपिगैस्ट्रिक रीजन, फिर मैंने कहा थोड़ा सा इंक्लाइंड है, देन बी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी आ गया, देन आई हैव दी अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। ये 3 रीजन्स हैं जहाँ मेरे पास स्टमक पड़ा। अब आप लोग स्केच बुक में जब डायग्राम ड्रॉ करोगे 9 रीजन्स ड्रॉ करोगे और इसमें स्टमक की पोजीशन इस तरह से रखोगे कि इन 3 रीजन में आपके पास स्टमक आएगा, ठीक है। 1 मिनट, और फिर भी अच्छा, अब जी डिपेंड कर देता है कि अब मैंने ये आपसे एक आइडियल पोजीशन डिस्कस कर ली। अब डेफिनेटली हर इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो चेंज है, ऐसे ही है ना, कुछ लीन है, एनर्जेटिक है, ठीक है, कुछ भाई आपके पास फैट है, ठीक है। जो फैटी पीपल हैं ऐसा लगता है ना कि उनके जो स्टमक का साइज है दैट विल बी मोर, ठीक है, थोड़ा सा लार्ज होगा। इज़ इट पॉसिबल कि अब जो भाई मेरा स्टमक है वो लेफ्ट लंबर रीजन में भी आ जाए? ये भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। बट आइडियल पोजीशन मैंने डिस्कस कर ली कि मेरे पास है 3 रीजन्स, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड दी अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। अब बच्चों ये 3 रीजन्स मेरे पास आ गए स्टमक के लिए। अब आप लोग ने जब स्केच बुक में ड्रॉ करनी है, ड्रॉ आपने इसी तरीके से करनी है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने वर्ड यूज़ किया ना हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। या फिर आपको ऑथर कहेगा कि आपका जो स्टमक है दैट इज़ प्लेस्ड बिलो दी कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन। आपका जो स्टमक है दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे प्रेजेंट है। रिब्स के नीचे वर्ड क्या आना चाहिए? मोर प्रिसाइजली दैट वर्ड मस्ट बी दी कोस्टल मार्जिन, ठीक है, कोस्टल मार्जिन। अब कोस्टल मार्जिन बेसिकली बच्चों आपके पास बनता कैसे है? आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी रिब नंबर 7 इज़ डायरेक्टली अटैच टू दी स्टर्नम, बकाया 8 7 के साथ अटैच है, 9 8 के साथ अटैच है, और 10
9 के साथ अटैच है। इस तरह से कार्टिलेजेस मिलके एक मार्जिन बना रहे हैं। तो भाई आपके पास कोस्टल मार्जिन बन गया। कोस्टल मार्जिन को हम दूसरा वर्ड कह सकते हैं, दैट इज़ द कोस्टल आर्च। भाई ये लोअर बॉर्डर है किसका, रिब केज का, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। 4 रिब्स हैं राइट साइड की, 4 ही रिब्स हैं आपके पास लेफ्ट साइड की, जो कि राइट और लेफ्ट मार्जिन बनाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट मार्जिन के नीचे यू हैव दी स्टमक। अब भी आपके स्टमक की शेप क्या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि लीन में थोड़ी सी चेंज होगी, जो हेल्दी हैं उनमें चेंज होगी। तो बच्चों शेप का भाई आपके मसल, आपका जो स्टमक है उसकी शेप डिपेंड करती है आपके टोन पे। किसके टोन पे, मस्कुलर टोन पे। भाई अगर मेरे पास फूड है तो मेरी बॉडी ने क्या करना है, टोन, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा डिटेल में। तो ज़ाहिर है मेरा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोशिश करेगा ना कि भाई ऊपर से जूसेस भी रिलीज़ होंगे, फूड भी डाइजेस्ट होगा, फिर मूवमेंट भी क्रिएट करेगा ताकि फूड आगे ब्रेक डाउन होने के बाद फूड आगे मूव करे। सो भाई आपके स्टमक की शेप बेसिकली डिपेंड करती है आपके मस्कुलर टोन के ऊपर। एक्टिव पर्सन की बात करूँ मैं, आपके बुक्स में एक्टिव पर्सन के लिए जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ दी स्टैनिक, STHENIC, स्टैनिक मीन्स हेल्दी, तवाना, ताकतवर, ठीक है। इनमें जो आपके स्टमक की शेप है दैट इज़ दी जे शेप, थिन, टॉल और हाइपोस्टैनिक। हाइपो होता है ना कम, जिनमें कंपैरेटिवली कम एनर्जी है, तवानाई है, कम स्ट्रेंथ है, उन लोगों में बात करूं तो उनमें भी द स्टमक इज़ दी जे शेप्ड स्टमक। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग, वेरी एक्टिव पर्सनस की, तो उनमें जो स्टमक की शेप है दैट इज़ दी समवट हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, ठीक है। अब जी मुझे शेप आइडेंटिफाई कैसे करनी है, डेफिनेटली आपके पास जी रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन आप करते हैं, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन से भी आपको पता चल जाएगा कि स्टमक की शेप क्या है। और आपके ऑथर ने इधर लिखा है कि दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए भी आपको कुछ ऐसा पेशेंट को इनटेक करवाना है जिससे जो मेरा इंटरनल ऑर्गन है वो कलर्ड हो जाए। फॉर दिस आई विल गिव दी बेरियम मील। बेरियम मील क्या करेगा, आपके ऑर्गन को कलर्ड कर देगा और रेडियोग्राफी में आप उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड है बेसिकली, इसमें बच्चों क्या है कि ये आपके पास जी लिक्विड है जो आपने इनटेक करना है और उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, ठीक है। अच्छा, इसने खाली स्टमक को नहीं, एसोफेगस को भी, स्टमक को भी, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कलर्ड कर देंगे, ठीक है।